हेलो दोस्तों, वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों आज हमारी जो सीसेट सीरीज है उसके अंदर जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो हमारा टॉपिक रहेगा विद रिगार्ड्स टू इक्वेशंस के बारे में। यानी कि जो हमारी लीनियर इक्वेशंस होती हैं एंड आपकी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती हैं उनको हम कैसे कहीं ना कहीं सॉल्व करते हैं, क्या चीज़ें हैं जो हमें इनके बारे में पता होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें हम आज के सेशन में डिस्कस करेंगे लीनियर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में। राइट, यहाँ से देखो क्वेश्चन आता है। एक आधा क्वेश्चन होता है, कई बार डायरेक्टली तो आता है पर इनडायरेक्टली भी थोड़ा बहुत इसका इंपॉर्टेंस बन जाता है। तो हमें समझना होगा कि आखिर इस तरह के इक्वेशंस को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, कैसे जो कुछ स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस होते हैं उनको कैसे हम सॉल्व किया जा सकता है। तो ये सारी चीजें हम आज के सेशन में हम डेफिनेटली डिस्कस करेंगे। और दोस्तों आपको पता ही है टेलीग्राम के ऊपर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, तो इस टेलीग्राम चैनल से आप इसकी पीडीएफ ले सकते हो। आज का जो टॉपिक है ना, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको काफी सारे समझने होंगे। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करूंगा, तो कॉन्सेप्ट समझने वाले आज ज्यादा हैं। क्वेश्चन थोड़े बहुत करेंगे प्रैक्टिस, नो डाउट अबाउट इट, बट कॉन्सेप्ट साथ में समझते चलना। देखो आप लोगों ने ना एक वर्ड सुना होगा, पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल का अर्थ क्या होता है? देखो कई बार आपने ये वर्ड सुना पॉली, कई बार आपने जीएस पढ़ते समय या वैसे ही कभी न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते समय ये POLY वर्ड सुना होगा। ठीक है, दरअसल में पॉली जब वर्ड आता है इसका मतलब होता है मैनी। तो यानी कि जब मैं बात करूँ ना पॉलिनोमियल की, इसका मतलब होता है जब किसी आपके एक्सप्रेशन के अंदर बहुत सारी टर्म्स होती है ना, दैट इज टर्म्ड एज पॉलिनोमियल। चलो ठीक है, एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं। जैसे अगर मैं बात करूं, लेट्स से मैं बात करता हूं मोनोनोमियल की। फॉर एग्जांपल आपने कोई एक्सप्रेशन दिया मुझे, लेट्स से आप बोले हो सर यहां कोई वैल्यू है 9। अब यहां पर एक ही टर्म है, बस सिर्फ एक ही टर्म है, ऐसी चीज को बोलते हैं मोनोनोमियल। मोनोनोमियल मतलब सिंगल ही टर्म है। या लेट्स से आपने बोल दिया मुझे सर 9x²। अब ये एक एक्सप्रेशन है जिसके अंदर सिर्फ एक ही टर्म है, इसको हम बोल देंगे मोनोनोमियल। इसी तरह से आपके पास बाइनोमियल हो सकता है। बाइनोमियल में क्या होगा, दो टर्म्स होंगी। लेट्स से मैंने बोल दिया 7 + 4x। अब ये क्या है, एक टर्म सर ये, दूसरी टर्म ये, राइट। तो यहां पर ना एक x की पावर में 1 में है और x की पावर नथिंग में है एक, तो दो टर्म्स हुई ना, इसको हम बोल देते हैं बाइनोमियल। इसी तरह आप आगे ट्राइनोमियल और भी बहुत सारी चीजें देख सकते हो, बट आई होप आपको मीनिंग समझ आ गया कि पॉलिनोमियल का अर्थ क्या होता है, जहां पर बहुत सारी टर्म्स होती है। ठीक है, कई बार एक टर्म आप सुनते हो जिसको बोला जाता है डिग्री। अब आप पूछेंगे सर डिग्री क्या होता है? देखो जैसे आपके सामने कोई पॉलिनोमियल था, बिल्कुल उस पॉलिनोमियल के अंदर हाईएस्ट जो आपका एक्सपोनेंट होता है उसी को हम डिग्री बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल समझाता हूं। लेट से अगर मैं बात करूं, लेट से मैं बात कर रहा हूं, एक एक्सप्रेशन है आपके सामने 4x² + 3x + 8, राइट। अब मुझे बताओ इसमें हाईएस्ट डिग्री किसकी होगी? आप बोलोगे सर ये है हाईएस्ट, x² इज द हाईएस्ट डिग्री। तो यहाँ पे डिग्री क्या हुई, डिग्री मैं इसकी बोलूंगा सर डिग्री इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन की 2 है। यानी कि ना कोई भी आपके सामने एक्सप्रेशन हो उसका हमें हाईएस्ट एक्सपोनेंट देखना होता है, राइट। जो भी ये टर्म है ना इसका हाईएस्ट वाला, इसको बोल देते हैं हम आपका डिग्री। ठीक है, आई थिंक ये बात आप लोगों की क्लियर होगी। अब पॉलिनोमियल के अंदर भी ना हम अलग अलग टर्म्स को उनकी डिग्री के साथ रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे? जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलता हूं मेरे सामने कोई टर्म है 8, तो मैं 8 को क्या बोलूंगा, 8 को बोलूंगा सर ये जीरो पॉलिनोमियल है। क्यों है ये जीरो पॉलिनोमियल? क्योंकि यहां पर ना जो मैक्सिमम डिग्री है वो कितनी है, वो जीरो है। क्योंकि यहाँ पे आप नोटिस करो x की पावर कुछ है क्या, नहीं, ये तो x की पावर 0 है, तो इसको मैं बोलूंगा जीरो पॉलिनोमियल। इसी तरह से अगर मैं बात करूंगा लीनियर की, तो लीनियर में पता क्या होगा, हाईएस्ट जो डिग्री होगी वो 1 होगी। जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स से मैंने बोल दिया 4x + 7, अब इसमें हाईएस्ट डिग्री कितनी है, 1 है, इसको बोलेंगे लीनियर। इसी तरह से अगर मैं लेट्स से आपको बोलता हूं 8x² + 6x + 3, अगर ऐसा कुछ एक्सप्रेशन है, अब इसमें हाईएस्ट डिग्री क्या है, हाईएस्ट डिग्री सर 2 है यहाँ पे। और जब ये 2 हो जाएगी इसको मैं क्या बोल दूंगा आपका, इसको मैं बोल दूंगा सर क्वाड्रेटिक। क्या ये समझ आई? लास्ट वाले में क्या बता रहा था मैं, इस वाली स्लाइड के ऊपर मैंने आपको बताया था
इस वाली स्लाइड के ऊपर कि बाइनोमियल क्या होता है, मोनोमियल क्या होता है, पोलिनोमियल क्या होता है, डिपेंडिंग ऑन द फैक्ट की नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है। पर जब मैं बात करता हूं डिग्री के साथ उनको रिप्रेजेंट करने की, तो उनकी डिग्री क्या है उसके हिसाब से उनको जीरो, लीनियर या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स आप कह सकते हो। चैप्टर का नाम क्या था आज के चैप्टर का नाम सर? चैप्टर का नाम था लीनियर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यानी कि जब मैं बात करता हूं ना लीनियर इक्वेशन की, इसका अर्थ ये होता है कि उसकी हाईएस्ट डिग्री क्या है, 1। मतलब उसमें कोई स्क्वायर वाली कोई चीज नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होगा 4x² + 6x + 3, नहीं, वो एक लीनियर है, यानी कि x की पावर 1 ही उसमें हाईएस्ट डिग्री वाली टर्म होगी। इन अ सिमिलर मैनर जब मैंने क्वाड्रेटिक बोल दिया तो x की पावर मैक्सिमम 2 हो सकती है। समझ रहे हो, डिग्री उसकी मैक्सिमम 2 हो सकती है। ये मीनिंग होता है लीनियर और क्वाड्रेटिक का। इसी तरह से आप आगे भी जा सकते हो, ठीक है ना, आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल हो सकता है एंड ऑल दोज थिंग्स। पर यूपीएससी ज्यादातर पूछता है वो आपका लीनियर और क्वाड्रेटिक तक ही सीमित रहता है। इन टर्म्स का मीनिंग बेसिक जानना जरूरी था, तो मैंने थोड़ा सा आप सबको इनका मीनिंग समझा दिया। डिग्री ध्यान में रखना कि डिग्री आखिर होती क्या है। चलो ठीक है, ये तो मैंने बोल दिया जीरो पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल का अर्थ था कि जब x की पावर जीरो हो, हाई मतलब हाईएस्ट पावर कुछ हो ही ना, x की पावर जीरो होना इज जीरो पॉलिनोमियल। ये बात तो ठीक है, पर एक ना इसके साथ एक मिलता जुलता कॉन्सेप्ट और है, उसको हम बोलते हैं जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। समझना इस चीज को, हाँ। वो आपसे बोले जीरो पॉलिनोमियल, वो आपसे बोले जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। जीरो पॉलिनोमियल का अर्थ तो देख लिया हमने कि x की पावर जीरो होगी उसके अंदर, बट जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल का अर्थ क्या है, मैं आपको एग्जांपल समझाता हूं। जैसे लेट्स से 7x - 3, ये आपके सामने एक एक्सप्रेशन हुआ, और लेट्स से वो आपसे बोलता है कि भैया यहां पर हमें जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल बता दीजिए। तो कैसे करेंगे, आप जो भी एक्सप्रेशन गिवन है ना उसको जीरो के इक्विवेलेंट कर दो। तो यहां से क्या हुआ, यहां से आपके x की कुछ वैल्यू आ जाएगी, हाँ सर बिल्कुल, x की वैल्यू आ जाएगी 3/7। तो ये जो x की वैल्यू 3/7 आई, इसको मैं क्या बोलूंगा, इसको मैं बोलूंगा कि ये पर्टिकुलर एक्सप्रेशन का ये जीरो है। यानी कि x की कौन सी ऐसी वैल्यू होनी चाहिए ताकि ये जो एक्सप्रेशन है वो जीरो के इक्विवेलेंट हो जाए। इसी चीज को बोलते हैं जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। समझ गए, जीरो पॉलिनोमियल का अर्थ था कि x की हाईएस्ट पावर जीरो, यहां पे जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल का अर्थ है कि x की कौन सी ऐसी वैल्यू होनी चाहिए ताकि पूरा पूरा एक्सप्रेशन आपका जीरो बन जाए, मतलब एक्सप्रेशन जीरो के इक्विवेलेंट हो जाए। एक चीज और समझना इस चीज को भी। मान लो मैं आपसे एक चीज बोलता हूं, लेट से ऐसा कुछ था 4x - 5 = 0। यहां पर ना क्या होगा, x की मैं आपको वैल्यू पूछूं अगर, तो आप बोलोगे सर x की वैल्यू 5/4 आ जाएगी। ये तो हम सबको पता है, अग्री करते हो, बिल्कुल ठीक बात है। क्या आप नोटिस कर रहे हो x की सिर्फ कितनी वैल्यूज आई, आपकी एक ही वैल्यू आई यहाँ पे x की, दो तीन वैल्यूज तो नहीं आई, ठीक है। उसी तरह से लेट से मैं आपके सामने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन रख रहा हूँ, लेट से x² - 7x + 12। अब जब इसका आप जीरो निकालने की कोशिश कर रहे हो तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो ना, ऐसे सॉल्व करते हो, आप 7 को दो सब में तोड़ने की कोशिश करोगे, राइट। एंड जैसे आप इसको सॉल्व करोगे आपके पास x की एक वैल्यू आएगी 3, आपकी x की एक वैल्यू आएगी 4। तो यहां पर कितनी वैल्यूज पॉसिबल हुई सर, दो वैल्यूज पॉसिबल हुई। तो दरअसल में ना एक इसके पीछे का एक लॉजिक होता है। लॉजिक पता क्या होता है, लॉजिक ये होता है कि जो भी आपका एक्सप्रेशन है उसकी आप एक बार डिग्री देख लो। जैसे फॉर एग्जांपल इस वाले इक्वेशन के अंदर डिग्री कितनी थी, 1। इस वाले केस में डिग्री कितनी थी, 2। तो जो भी किसी एक्सप्रेशन की डिग्री होती है ना, जो आपके नंबर ऑफ रूट्स होंगे वो या तो उसके इक्वल होंगे या उसके कम होंगे। कहने का अर्थ क्या है, अगर इसकी डिग्री 1 है ना, तो अगर मैं इसके जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल निकालने की कोशिश करूं तो वो इससे या तो एक आएगा या जीरो आएगा, मतलब वो हमेशा 1 से ज्यादा नहीं हो सकते इसके रूट्स। मेरे कहने का अर्थ ये है, यहां पर x² - 7x + 12 है ना, x की कितनी वैल्यूज यहां पे इसको जीरो बना सकती हैं, वो इसकी डिग्री से ज्यादा नहीं हो सकता, मैक्सिमम 2 ही वैल्यूज हो सकती हैं x की। हो सकता है कोई भी ना हो सकता है आपका एक वैल्यू आए, पर दो से कभी ज्यादा नहीं हो सकती। तो कहने का अर्थ बहुत सिंपल है कि जो एक एक्सप्रेशन की डिग्री होती है ना, उससे ज्यादा कभी उस इक्वेशन के रूट्स हो ही नहीं सकते। इट इज द मैक्सिमम, वो क्या हो सकता है उसके इक्वल। जैसे यहां पे अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी तो मैक्सिमम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कितने हो सकते हैं, वो दो हो सकते हैं मैक्सिमम, इससे ज्यादा नहीं हो सकते। यहाँ पे लीनियर इक्वेशन थी हमारे पास, तो यहाँ पे मैक्सिमम रूट कितना हो सकता है, एक। उससे कम भले ही हो सकता है, कई बार नहीं होता है रूट, मतलब तो उससे कम भले ही हो सकता है, बट उससे कभी ज्यादा नहीं हो सकता। ये तब भी ट्रू है लेट से x की पावर 100 वगैरह वाली सिचुएशन आ गई।
तो उसके अंदर मैक्सिमम रूट्स के 100 ही हो सकते हैं, उससे कम भले ही हो जाएंगे, उससे ज्यादा कभी नहीं हो सकते। क्लियर है ये बात? ठीक है। अब देखो एक्चुअल में ना कुछ एक छोटे छोटे फॉर्मूलाज हैं जिनका थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना चाहिए। आई एम श्योर आप लोगों ने ना ये फॉर्मूलाज पहले पढ़े हुए हैं। कोई भी, आई डोंट थिंक कोई बच्चा ऐसा होगा जिन्होंने फॉर्मूलेज ही नहीं पढ़े होंगे, आप स्कूल में ये चीजें पढ़ते हो। पर मुझे कहीं तो आपको ये थोड़ा एक्सप्लेन करने थे, तो मैंने सोचा आज ही आपको ये पढ़ा दूं थोड़ा। देखो एक्चुअल में ना ये पढ़ाने से ज्यादा आपको एक बार बस इनकी क्विक रिवीजन करनी पड़ेगी। एक बार देख लो, जैसे फॉर एग्जांपल ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये तो बहुत सिंपल है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसी तरह से ए माइनस बी का होल स्क्वायर, आप इसको ब्रैकेट खोल दोगे ना, आपका एक्सप्रेशन बन जाएगा। वो बनता है सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसी तरह से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को आप लिख सकते हो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अगर यहाँ पे 3 आ जाए, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो ये बन जाता है तीनों का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस ट्वाइस ऑफ बी सी प्लस ट्वाइस ऑफ सी ए। अब ये वाले जो आखिरी वाले हैं ना, यहाँ पर कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ऊपर वाले तो कर लेते हैं, ये आखिरी वाले में कंफ्यूज हो जाते हैं। बट आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, एक बार इनको भी देख लो। जैसे ए प्लस बी का होल क्यूब जब होता है ना, इसको हम लिख सकते हैं ए क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab² प्लस बी क्यूब। ए माइनस बी का होल क्यूब ए क्यूब माइनस 3a² बी प्लस 3ab² माइनस बी क्यूब। ए क्यूब प्लस बी क्यूब बनेगा ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। एंड ए क्यूब माइनस बी क्यूब बनेगा ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब आपको पता क्या करना है, एक बार मेरे टेलीग्राम पे जाके ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी, वहां से एक बार डाउनलोड कर लेना इस पीडीएफ को। एंड आप इन फॉर्मूलाज को अपने एंड पे एक बार रिवाइज जरूर कर लेना, क्योंकि आपको ये मदद कर देंगे। क्लियर है बात? चलो ठीक है, आगे चलते हैं फिर। आगे कुछ एक पॉइंटर्स जो आपको बिल्कुल ध्यान में देने ना, वो कुछ ऐसे हैं कि लेट से आपके पास कुछ इक्वेशन है। लेट से एक पहली इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। ये सर हमारी पहली इक्वेशन है। एंड दूसरी इक्वेशन है लेट से a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, दो इक्वेशन है, बहुत बढ़िया। यहां पर ना कुछ प्रॉपर्टीज आपको याद रखनी पड़ेंगी। मैं आपको प्रूफ भी करूंगा कि कैसे मैं वो प्रॉपर्टीज लेके आया हूं, बट आपको कुछ एक पॉइंटर्स याद रखने पड़ेंगे। कई बार ना वो आपको ऐसे दो इक्वेशन दे देगा एंड आपको बोलेगा कि हमें इनकी वैल्यूज बताओ क्या हो सकती हैं क्या नहीं हो सकती, जहां पर इनके डिफरेंट तरह के सोल्यूशंस होंगे। एग्जाम्पल, आई गिव यू एन एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल लेट से एक इक्वेशन है हमारे पास, लेट से 2x प्लस 3y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, और यहां पे हमारे पास एक इक्वेशन है 4x प्लस 6y प्लस 10 इज इक्वल टू 0। क्या यहां पर आप एक चीज नोटिस कर रहे हो? अगर मैं बात करूं a1 बाय a2, ये इक्वलेंट है b1 बाय b2 के, जो कि इक्वलेंट है c1 बाय c2। क्या अग्री कर रहे हो मेरे से? a1 बाय a2 करोगे तो 2/4, वो हाफ, b1 बाय b2 भी हाफ है, और c1 बाय c2 वो भी 1/2 ही आएगा तीनों केसेस के अंदर। तो यानी कि ना ये वाली कंडीशन यहाँ पे, इन दोनों स्टेटमेंट्स के अंदर यहाँ पे ये वाली कंडीशन ट्रू हो रही है। जब भी हमारे पास ये चीज होती है, तो आप यहाँ पे कोई भी वैल्यू डाल दो तो आंसर तो सही आएगा, क्योंकि एक्चुअल में आप नोटिस करो दोनों इक्वेशन सेम ही तो है एक तरह से, बस डबल कर दिया उसको, दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, इक्वेशन 2 आपके आ जाएगी। जब भी आपके सामने ये चीजें होती हैं a1 बाय a2 इज इक्वल टू b1 बाय b2 इज इक्वल टू c1 बाय c2, इस केस में हम बोलते हैं कि इन इक्वेशंस के कितने सॉल्यूशंस होंगे? इनफिनाइट सॉल्यूशंस होंगे, क्योंकि कोई भी वैल्यू आप डाल दो वो ट्रू हो जाएगी। समझे इस बात को? ठीक है सर, तो इस केस में इसके कोई भी आप वैल्यू डाल दोगे वो ट्रू हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। तो ये हो गया ऐसे केस में इनफिनिट सॉल्यूशन। आई होप आप समझ गए होंगे कैसे यहाँ पे ना दोनों इक्वेशन जब सेम ही है तो इनफिनिट सॉल्यूशन आएंगे ही आएंगे। इसी तरह से एक चीज और समझना, लेट्स से अब मैंने पता क्या किया, मैंने बाकी सब चीजें तो बोल दी कि ठीक है, मैंने बाकी सब चीजें तो बोल दिया कि सही है, पर मैंने यहाँ पे नॉट इक्वल टू डाल दिया। लेट्स से मैं यहाँ पे इसको 10 की जगह लेट्स से मैं इसको 15 डाल दूंगा। तब पता क्या होगा, a1 बाय a2 तो हाफ है, b1 बाय b2 भी हाफ है, पर c1 बाय c2 की वैल्यू 1/3 है या नहीं? सही है, बिल्कुल। तो इस केस में क्या हुआ, a1 बाय a2 इज इक्वल टू b1 बाय b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाय c2। जब ये सिचुएशन आ गई, अब ना ऐसे केस में इसके कितने सोल्यूशन आएंगे? आप बोलोगे सर कोई सोल्यूशन नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा सोल्यूशन? अरे एक चीज नोटिस करो, जैसे ही आप लेट से पहली स्टेटमेंट को, मतलब पहले एक्सप्रेशन को
2 से मल्टीप्लाई कर जाओगे तो ये तो बन गया 4x प्लस 6y, ये बन गया 10। एक जगह आपकी क्वेश्चन कह रही है 4x प्लस 6y इक्वल टू 10, एक जगह आपकी क्वेश्चन कह रही है 4x प्लस 6y प्लस 15 इज इक्वल टू 0। क्या दोनों स्टेटमेंट एक ही टाइम पे ट्रू हो सकती हैं? नहीं हो सकती। एक कह रहा है क्या 4x प्लस 6y प्लस 10 इक्वल टू 0, एक कह रहा है 4x प्लस 6y प्लस 15 इक्वल टू 0। कैन दीज टू स्टेटमेंट एवर बी इक्वल? नो दे कांट बी। तो ऐसे केस में आपके पास कितने सोल्यूशन आएंगे? 0 सोल्यूशन आएंगे, देयर विल बी नो सोल्यूशन व्हाटसोएवर। ये एक दूसरा केस हो गया। इसी तरह से हमारे पास ना एक तीसरा केस भी होता है। फिर उस केस में क्या होता है? उस केस में पता क्या होता है? उस केस में ना आपका जो a1/a2 है, मैं इसको दोबारा लिख देता हूं। उस केस में आपका a1/a2 जो होता है ना, दैट इज नॉट इक्वल टू b1/b2। बस जब a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, तो उस केस में आपके पास क्या आएगा? एक यूनिक सॉल्यूशन आएगा। क्या ये बात समझ पाए? एग्जाम्पल सर? हाँ बिल्कुल एग्जाम्पल दे देते हैं। जैसे मान लो ऊपर वाली इक्वेशन वही है जो थी, अब यहाँ पर एक और इक्वेशन दे दी मैंने आपको, लेट से 3x प्लस 4y प्लस 6 इक्वल टू 0। अब आप पता क्या करोगे? आपके पास दो इक्वेशन है यहाँ पे, आप यहाँ से x की वैल्यू निकालना, उस x की वैल्यू यहाँ पे इंसर्ट करने की कोशिश करना। आपके पास x और y की सिर्फ एक ही पॉसिबल वैल्यू आ पाएगी, उसके अलावा कोई पॉसिबल वैल्यू नहीं आ पाएगी। समझे? तो जब भी a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 होता है ना, तो वहां पर आपके इन एक्सप्रेशंस के अंदर एक यूनिक सॉल्यूशन आता है। तो तीन चीजें क्या बनी हमारे सामने? तीन चीजें ये बनी कि अगर तो ये हुआ कि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, तो वहां तो हमारे पास इन्फिनाइट सॉल्यूशन आएंगे। पर अगर मान लो a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 है, बट वो c1/c2 के इक्वल नहीं है, तो वहां पर हमारे पास जीरो सॉल्यूशन आएंगे। Whereas on the other hand, अगर a1/a2 is not equal to b1/b2, फिर वहां पर हमारे पास क्या आएगा? हमारे पास आएगा सर एक यूनिक सॉल्यूशन। क्या ये बात क्लियर है? ठीक है, ठीक है, ठीक है। एक मैं क्वेश्चन देता हूं आपको, आप लिखना मेरे साथ, ठीक है ना? एक क्वेश्चन आप यहाँ पे नोट डाउन कर लोगे। हाँ जी, लेट से आपके पास एक क्वेश्चन है 5x प्लस वाई माइनस 12 इक्वल टू 0, एंड आपके पास जो दूसरा इक्वेशन है उसकी वैल्यू है लेट से 30x प्लस के वाई माइनस 72 इक्वल टू 0। अब उसने पता क्या बोल दिया? दो इक्वेशन दे दी और आपसे पूछेगा फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के will these equations have infinite solutions? राइट, ऐसे आपसे वो सवाल पूछ लेगा। अब आपको या तो आइडिया हो कि यार इन्फिनिट सोल्यूशन तब होगा जब हमारी दोनों इक्वेशन अगर सेम हो जाएंगी तो इन्फिनिट सोल्यूशन होगा, या फिर अगर आपको वैसे याद है आप उसको ऐसे लिख लो कि सर हमें तो पता ही था कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। जब ये चीज होती है ना, तब हमारे पास इन्फिनाइट सोल्यूशन आ जाते हैं। बिल्कुल सही बात है। और अगर मैं यहाँ पर आप नोटिस करोगे इस चीज के अंदर, तो क्या है सर? ये बना आपका a1 5, ये बना 30, ये बना आपका कितना? ये बना आपका y, ये सॉरी 1, ये बना आपका k, और c1/c2 कितना है? -12/72। तो -12 -72, राइट। तो एक्चुअल में क्या हो रहा है सर? ये भी 1/6 बन गया आपका, ये भी 1/6 बन गया। तो एक्चुअल में इसको भी क्या बनना पड़ेगा? इसको भी 1/6 बनना पड़ेगा। दरअसल में k की वैल्यू अगर आपकी 6 हो जाएगी ना, तो ये जो दो इक्वेशंस आपके सामने थी, इनके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने बन जाएंगे? इनके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बन जाएंगे आपके इनफिनाइट। तो चाहे तो आप ये तरीके से पता कर लो जैसे आपको पता है, या फिर आपको पता है यार इनफिनाइट सॉल्यूशन तभी है जब दोनों इक्वेशन सेम होंगी। दोनों इक्वेशन को सेम कर दो, इसको 6 से मल्टीप्लाई करो, आप इक्वेशन को कंपेयर कर दो, एक ही बात कर रहे हैं बेसिकली। तो ये चीजें आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। आई होप दैट इज क्लियर टू एवरीवन। चलो ठीक है सर, यहाँ तक तो हमें क्लैरिटी मिल गई। अब थोड़ा सा और पढ़ते हैं, थोड़ा क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ते हैं, फिर क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में ना कुछ इंपॉर्टेंट चीज जो हमें डिस्कस करनी है वो ये है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहले तो कहते किसको है? जिसकी डिग्री 2 होती है। लेट्स से यहाँ पे ऐसे बोल दिया ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अब ध्यान में रखना ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है
और वहां पर क्या होना चाहिए, ए जीरो के इक्वलेंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ए जीरो हो गया तो ये टर्म जीरो होगी और ये टर्म जीरो होगी, तो हमारी जो इक्वेशन है वो लीनियर इक्वेशन बन जाएगी, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगी ही नहीं। तो इस तरह से आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि दिस इज नोन एज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल दे भी रहा था, लेट्स से मैं आपको बोलूं एक्स स्क्र प्लस 7x+12 इज इक्वल टू 0, तो आप इसको सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू आपके पास आएगी -3 और -4। तो ये जो -3 और -4 आए, इनको बोलते हैं रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ये रूट्स होंगे। करने का तरीका क्या है, देखो दो तरीके हैं इसको निकालने के। जैसे इसी क्वेश्चन को मैं बात करूं, तरीके और भी हैं बट लेट्स से अभी तक यहीं पे स्टिक रखते हैं कि आपको इसके रूट्स निकालने हो। कैसे निकालोगे, एक्चुअल में ना आप इसको तोड़ो, जो एक्स वाली चीज है। कैसे तोड़ोगे इसको, आप दो चीजों के ऐसे सम में तोड़ोगे और इसको दो चीजों के प्रोडक्ट में तोड़ोगे, राइट। अब आपको चीजें दिखने लग गई हैं। ये बना सर x² प्लस 3+4x प्लस 3 × 4, ये आपने करा है। मैं बस कुछ बच्चों को जिनको भूल गया होगा, बस मैं वही समझा रहा हूं। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, x² प्लस 3x प्लस 4x प्लस 12। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, x कॉमन आ गया, ये बना अंदर x+3 प्लस बना आपका 4, ये बना आपका x+3। तो ये बन जाएगा, क्या बन जाएगा, ये दो चीजों का प्रोडक्ट हो गया, x+3 इंटू x+4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर से जो मेरी x की वैल्यू आएगी वो आएगी -3 और -4। ये सब चीजें हम करते आए हैं ओवर द इयर्स एंड आई होप आपको यहाँ पे फैक्टराइजेशन के माध्यम से ये चीज आप निकाल पाओगे, ठीक है। पर यहाँ पर ना इसको सॉल्व करने का एक तरीका और भी है। क्या है, उसको हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट मेथड। एक्चुअल में ना आप x को निकाल सकते हो बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। मैं भी एक्सप्लेन करता हूं, -b प्लस माइनस √d बाय 2a। क्या होता है, आपकी जो इक्वेशन थी वो क्या थी, ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है। लेट्स से इसी को कंपेयर करते हैं, लेट्स से x² प्लस 7x प्लस 12, मान लो ये ऐसे कुछ चीजें हैं। तो अगर आपके पास ये इक्वेशन थी ना, तो आपको ना ये पता लग जाएगा कि यहाँ पर सर a की वैल्यू तो 1 है कंपेयर करने पे, b की वैल्यू सर 7 है एंड c की वैल्यू 12 है। दिख रहा है, बिल्कुल ठीक है। पर यहाँ पर जो d होता है ना, d को आप सॉल्व कर सकते हो b² माइनस 4ac, डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं इस चीज को। अब अगर आप ये वैल्यूज यहाँ पे पुट करने की कोशिश करोगे तो आप लेस करोगे, x क्या बना, -b है आपका 7 प्लस माइनस √d, d क्या था, b² माइनस 4ac, वो आपका बनेगा 7 का स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू 12 डिवाइड बाय आपका 2a। 2a कितना है, वो 2 इंटू 1 2 ही है। इसको सॉल्व करोगे क्या बनेगा, -7, ये 49 माइनस 48, ये बन जाएगा आपका 1 बन जाएगा। तो -7 प्लस -1 बाई 2, तो इसको -1 करोगे तो ये बनेगा -4, प्लस 1 करोगे तो बनेगा -3। तो ये आ जाएंगी आपकी x की दो वैल्यूज, -4 और -3, अल्फा और बीटा, ऐसा कह सकते हो, ठीक है। अब यहीं पर ना एक तो चीजें हमें इसके साथ पता होनी चाहिए। जैसे एक बात मैंने करी ना कि एक तो हम ऐसे निकाल पाएंगे -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac बाई 2a, ऐसे हम निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर जो मैंने डिस्क्रिमिनेंट की बात करी ना आपको, वो क्या था, वो था आपका d की वैल्यू क्या थी, d की वैल्यू थी b² माइनस 4ac। देखो अगर तो आपका डिस्क्रिमिनेंट 0 के बड़ा आता है, जैसे इस केस में d की वैल्यू हमारी 1 आई थी, अगर तो वो d की वैल्यू 0 से बड़ी आती है, इसका मतलब पता क्या है, इसका मतलब ये है कि आपके ना जो दो रूट्स होंगे वो निकल के आएंगे। वो रूट्स क्या होंगे, वो रियल होंगे एंड डिस्टिंक्ट होंगे। कहने का अर्थ क्या है, आपके पास ना देखो, जब मैंने नंबर सिस्टम शुरू किया था उसी टाइम मैंने आपको रियल नंबर्स और इमेजिनरी नंबर्स बताए थे। इमेजिनरी नंबर वो होते हैं जो अयोटा वगैरह होते हैं, रियल नंबर वो होते हैं जो आप नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर पाओगे। तो एक्चुअल में अगर ये आपकी वैल्यू b² माइनस 4ac 0 से बड़ी आती है, इसका मतलब ये है कि हमारे पास इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स आएंगे, वो दोनों रूट्स आपके रियल भी होंगे एंड अलग अलग होंगे, वो डिस्टिंक्ट होंगे, वो सेम नहीं होंगे, ठीक है। ऐसे ही अगर लेट से आपकी d की वैल्यू 0 आती है, तो इसका मतलब क्या होगा, रूट्स आपके इक्वल होंगे। इसका भी मैं आपको एग्जांपल दे दूंगा। एंड सिमिलरली अगर मान लो d आपका नेगेटिव में आता है, 0 से छोटा आता है, इसका मतलब ये है रूट्स आपके इमेजिनरी है। क्या ये बात समझ आई?
अभी ये वाला पहला केस तो हमने देख लिया, जब d ग्रेटर देन 0 था, जैसे इस वाले केस में, ये वाले केस में d ग्रेटर देन 0 था, 1 आई ना d की वैल्यू, तो यहाँ पर दो रूट्स निकले, दोनों रूट्स रियल भी हैं और डिस्टिंक्ट भी हैं। ठीक है, इसी तरह से लेट्स से अगर मैं बात करूं, आपको मैं और एग्जांपल देता हूं। लेट्स से आपके सामने ना ये क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 इक्वल टू 0। अब अगर आप इसके रूट्स निकालने की कोशिश करोगे, लेट्स से मैं आपके सामने d की वैल्यू निकालता हूं, d क्या था, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो आप इसको कंपेयर किसको के साथ करोगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के साथ। तो यहाँ पर आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करोगे, आप रियलाइज करोगे सर b की वैल्यू तो 6 है, ठीक है, या -6 है b की वैल्यू, कोई दिक्कत नहीं है, और आपका 4 इंटू ए 1 है, आपका सी है आपका 9, तो ये बना 36, वो भी बना 36। तो यहाँ पर ना आपका डिस्क्रिमिनेंट आ गया आपका 0। तो जब ये चीज 0 आती है तो मैंने आपको बताया था रूट्स इक्वल होंगे, हाँ बिल्कुल हैं भी। आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो आप इसको रियलाइज करोगे, ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस 9। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे ना, ये दरअसल में x माइनस 3 का होल स्क्वायर ही बन जाएगा। तो यहाँ से आप x की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू सिर्फ एक ही आएगी, आपका 3। ठीक है ना, तो जो आपके रूट्स होते हैं ना वो रियल हैं और इक्वल हैं, दो दो रूट्स कह सकते हो, 3,3 अगर आपको ऐसा कहना है, ठीक है, बट एक ही रूट है दरअसल में इसका। क्या ये बात समझ आई? ये होता है जब आपकी d की वैल्यू 0 के इक्वलेंट होती है। ठीक है सर, इसी तरह से अगर आपको कोई और एग्जांपल समझना है जहां पे आपके रूट्स इमेजिनरी हैं, तो वहां पर मेरे कहने का अर्थ बस इतना है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac ना आपका वहां पर नेगेटिव में चला जाता है। एग्जांपल ट्राई कर लेते हैं, लेट्स से ऐसा कुछ। अब यहाँ पर अगर आप d निकालने की कोशिश करोगे ना, वो आपका आएगा -4 का होल स्क्वायर, -4 इंटू A1 है आपका, ये बना 80, तो ये तो बन गया 16 और ये बन गया आपका -320। तो यहाँ पर आपका जो आएगा ना वो आएगा आपका -304, राइट? अगर मेरी कैलकुलेशन ठीक है तो 4 इंटू 1, हाँ ठीक है, तो ये नेगेटिव में आ रहा है। अब आप इसके रूट्स निकालने की कोशिश करते रहो करते रहो करते रहो, आप नहीं निकाल पाओगे, या निकालोगे तो वो रूट्स क्या आएंगे सर, इमेजिनरी आएंगे। कैसे सर रूट्स इमेजिनरी क्यों आएंगे? क्योंकि देखो यार, क्या निकाल रहे थे हम रूट्स की वैल्यू कर रहे थे, वो क्या था, -b प्लस माइनस अंडर रूट डी बाई 2a, यही था ना। अब d की वैल्यू तो नेगेटिव आ गई और नेगेटिव के बाहर रूट लगा हुआ है, क्या रूट किसी का नेगेटिव हो सकता है? आप बोलोगे सर रियल नंबर का तो नहीं होता, इमेजिनरी का होता है। तो यानी कि ना इस जगह पे आपके जो रूट्स निकल के आएंगे वो इमेजिनरी निकल के आएंगे। आई होप ये कॉन्सेप्ट आप यहाँ पर समझ गए होंगे कि कैसे इस चीज को हम कर सकते हैं। ठीक है, क्या ये बात क्लियर हुई सबको? ठीक है ठीक है ठीक है, ये चीजें आई होप यहाँ तक सबको क्लियर होंगी। एक चीज जो आपको यहाँ पे और समझनी है ना, कि एक्चुअल में पता क्या होता है, एक्चुअल में होता ये चीज है कि हमारे पास ना एक और इक्वेशन भी होती है, जैसे एक्स स्क्र माइनस एस एक्स प्लस पी, ये भी आपने पढ़ा होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी हम जो क्वेश्चन देख के आए, लेट से आपने ये क्वेश्चन देखा, एक्स स्क्र माइनस 7x प्लस 12 इक्वल टू 0, इसको हमने सॉल्व किया था ना, तो एक्स की दो वैल्यू आई थी, 3 और 4। आई थी या नहीं आई थी? बिल्कुल आई थी। तो दरअसल में ना अगर आपके पास जैसे दो रूट्स पता होते हैं, तो इन दो रूट्स के माध्यम से आप एक इक्वेशन बना सकते हो। कैसे? ऐसे देखना, पहले तो आप एक्स स्क्वायर एज इट इज लिख दोगे, फिर ये सम वर्ड लिखा है ना, सम, तो आपको पता क्या करना है, जो दोनों रूट्स हैं उनका सम ऐड कर देना है। जैसे यहाँ पे बना 3 प्लस 4, और ये क्या है, पी का मतलब होता है प्रोडक्ट, आप यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर दो, ये बन गया 3 इंटू 4। तो दरअसल में आपकी इक्वेशन क्या बन जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इक्वल टू 0। ऐसे आप कोई भी इक्वेशन बना सकते हो, अगर आपको रूट्स पता है ना तो आपके पास इक्वेशन अपने आप बन जाएगी। कैसे? एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। समझ गए? समझ गए? और अगर आप इस चीज को कंपेयर करना चाहते हो, लेट से ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के साथ, राइट? तो यहां पर कोई आपसे पूछे कि भैया सम ऑफ रूट्स क्या है, तो आप बोलोगे उसको सम ऑफ रूट्स क्या होगा, वो आप कह सकते हो सर वो आएगा माइनस बी अपॉन ए। एंड अगर आपसे कोई प्रोडक्ट पूछे तो प्रोडक्ट आप उस केस में निकाल पाओगे, वो आपका आ जाएगा, इसके साथ कंपेयर करने पे आ जाएगा सी अपॉन ए। तो इस तरह से कोई भी आपके पास वैल्यूज हों, आप उसके माध्यम से कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। आई होप ये जो कॉन्सेप्ट थे ये आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। अब सर कॉन्सेप्ट तो समझ आ गया, कुछ क्वेश्चन भी ट्राई करेंगे क्या? हाँ बिल्कुल करेंगे, डरने वाली बात थोड़ी है। अब एक्चुअली में ना अब क्वाड्रेटिक क्वेश्चन तो आप निकाल लोगे, मैं और क्वेश्चन करवाऊंगा भी,
कई बार ना कुछ बच्चे डर जाते हैं जब उनको कुछ बड़ी चीज दिखाई देती है। मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ। जैसे ना एक बार क्वेश्चन ऐसा आया था, टी की पावर 4 माइनस 2t² प्लस 1 इक्वल टू 0। अब बच्चे इस क्वेश्चन को देख के डर गए, यार सर हमें तो पता ही नहीं है कि पावर 4 वाले कैसे करते हैं। देखो यूपीएससी ने ऐसे क्वेश्चन करने आसान है। कैसे? अगर आप लेट्स से जस्ट टेक एन एग्जांपल, अगर मैं टी स्क्वायर को एक्स मान लूं, लेट्स से, ठीक है मान लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो ये क्वेश्चन क्या बन जाएगा? क्या ये क्वेश्चन आपका एक्स स्क्वायर नहीं बन गया? ये वाली चीज एक्स स्क्वायर बन जाएगी, और टी स्क्वायर को अगर आपने एक्स से रिप्लेस कर दिया तो क्या ये क्वेश्चन ऐसे नहीं हो जाएगी? हाँ सर बिल्कुल हो जाएगी। अब इसको सॉल्व करना तो हमें आता है। इसको आप सॉल्व करोगे, ये बनेगा एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, और एक्स की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 1। तो आपको क्या करना होगा, ये जो 1 वैल्यू आई है ना, इसको कंपेयर करना होगा। एक्स की वैल्यू 1 आई, यानी कि टी स्क्वायर की वैल्यू 1 आई। टी स्क्वायर की वैल्यू 1 है, मतलब टी की वैल्यू क्या आएगी? प्लस माइनस 1। बस इतनी आसानी से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बस आपको ये ध्यान में रखना है कि हाँ यार, इसको मैं क्वाड्रेटिक जो भी पावर 4 वाली थी उसको मैं 2 के अंदर कैसे कन्वर्ट करूं, और वो हमने कर भी लिया। अदरवाइज आप कॉमन ले लेके भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात है ही। आई होप दैट इज क्लियर। आई होप दैट इज क्लियर टू एवरीवन। ठीक है, ठीक है। देखो एक और टाइप ऑफ क्वेश्चन होता है जो बच्चों को कई बार तंग करता है। वो ये होता है कि कई बार ना वो आपको सिर्फ एक ही रूट देता है। दो रूट वाले क्वेश्चन तो आप कर लोगे, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि एक रूट आपका 3 है, एक रूट आपका 4 है। तो क्या आप वहां से इक्वेशन ड्राइव कर सकते हो? हाँ सर, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी करके हम बड़े आराम से निकाल देंगे। 3 और 4 था, सम उसका 7 आया, और 3 और 4 था, उसका प्रोडक्ट 12 आया। तो इक्वेशन हमारे सामने है एक्स स्क्वायर माइनस 7x+12। वो वाला तो हमने कर लिया। पर कई बार पता क्या होता है, कई बार आपसे एग्जामिनर ना बोलेगा कि भाई आप एक काम करो, आप ना हमारे सामने क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखो जिसका एक रूट पता क्या है। लेट्स से वन रूट इज 5 प्लस रूट 3, ऐसा कुछ क्वेश्चन दे दिया। या लेट्स से 5 प्लस 2 रूट 3। अब आप डाउट में आ जाओगे, आप बोलोगे सर यहां सिर्फ एक ही रूट दिया हुआ है, एक रूट से हम सम कैसे निकाल लेंगे? 3 और 4 में तो दो रूट से सम निकाल लिया, प्रोडक्ट निकाल लिया। एक रूट से हम सम और प्रोडक्ट कैसे निकाल सकते हैं? क्या आप लोग ट्राई करोगे? सोचो एक बार, कैसे निकालेंगे? मुझे एक चीज बताओ, क्या हमने रूट निकालने का तरीका सीखा था? आप बोलोगे हाँ सर, रूट निकालने का तरीका ये था -b प्लस माइनस अंडर रूट डी बाई 2a। अग्री कर रहे हो मेरी बात? हाँ बिल्कुल कर रहे हैं। एक्चुअल में होता क्या है ना, ये जो आप प्लस माइनस लिख रहे हो इसका क्या अर्थ यही नहीं होता कि एक आपका रूट होगा क्या, एक आपका रूट होगा सर -b प्लस रूट डी बाई 2a, और दूसरा रूट होगा -b माइनस रूट डी बाई 2a। तभी तो मैं यहाँ पे प्लस माइनस लिख रहा था। हाँ सर ये बात भी ठीक है, पर यहाँ पर क्या कहना चाह रहे हो? मुझे एक बात बताओ, अगर मैंने ये चीज इसके साथ कहीं ना कहीं कंपेयर करूं, क्या आप एक चीज नोटिस कर रहे हो, रूट में कोई चीज कैसे आ रही है? अगर ये वैल्यू रूट में आ गई है, क्यों आई है? कहीं ना कहीं क्योंकि डी रूट में आया होगा। ये रूट डी की वजह से ही तो आया होगा। ये 2√3, जो 2√3 यहाँ पे लिखा हुआ है, ये कहीं ना कहीं रूट डी की वजह से तो आ रहा है। समझ पा रहे हो? तो एक्चुअल में होता पता क्या है, अगर आपके पास ना रूट के अंदर एक रूट, मतलब एज इन ये अंडर रूट वाले के अंदर कह रहा हूं, अंडर रूट वाले रूट की मतलब एक वैल्यू गिवन है ना, तो आप दूसरी वैल्यू बड़े आराम से निकाल सकते हो। कैसे? अगर एक चीज आपके पास यहाँ पे प्लस रूट डी है, तो कॉरस्पॉन्डिंगली उसके एक माइनस रूट डी होगा। तो अगर कोई आपके पास वैल्यू ऐसे रूट में आती है ना, और आपको सिर्फ एक ही रूट गया गया है, तो आप कॉरस्पॉन्डिंग उसका दूसरी वैल्यू निकाल सकते हो। तो एक्चुअल में ये चीज थी, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो दूसरी वैल्यू रही होगी ना, दूसरा रूट जो इस इक्वेशन का होगा वो ये होगा। कैसे निकाल दिया? ये प्लस माइनस की वजह से। एक चीज अगर प्लस में है तो उसका एक कॉरस्पॉन्डिंगली रूट माइनस में भी रहा होगा। तो यानी कि अगर मेरे पास 5 प्लस 2√3 एक वैल्यू है, तो दूसरी वैल्यू क्या होगी? 5 माइनस 2√3। अब क्या बचा? अब कुछ भी नहीं बचा। एक आपको वैल्यू मिल गई है, एक आपको वैल्यू मिल गई है, एक सेकेंड, हाँ जी, एक वैल्यू आपको मिल चुकी है, कौन सी? 5 प्लस 2√3, और दूसरी वैल्यू आपको मिल चुकी है 5 माइनस 2√3। अब क्या करना है? अब आपको ये इक्वेशन फिल करनी है, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर तो एज इट इज आ गया। अब सम करना है इन दोनों का, इन इसका और इसका सम करना है।
तो जैसे ही आप सम करोगे आप नोटिस करोगे ये 2√3 प्लस में, ये 2√3 माइनस में, ये तो कट जाएगा, तो सम हो जाएगा 5 + 5 10। और p क्या है, इनका प्रोडक्ट कर लो, इसका और इसका। ये तो वो बन गया ना a + b × a - b, बन गया या नहीं बन गया? बिल्कुल। तो a + b × a - b क्या होता है? वो होता है सर a² - b²। a² क्या है आपका? सर a² है आपका 5 का स्क्वायर माइनस 2√3 का स्क्वायर। ये बना आपका 25, वो बना आपका 3 का स्क्वायर 3 और वो 12, तो ये बन गया आपका 13। तो एक्चुअल में आपका जो वैल्यू थी ना, आपकी जो इक्वेशन थी, वो एक ही रूट जानने से भी आपने ये इसका आंसर निकाल दिया x² - 10x + 30। क्या ये बात क्लियर हुई आप लोगों को? हाँ जी, क्या ये बात आप लोगों को क्लियर हुई? क्लियर है? ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो ये सब कुछ फॉर्मूलाज थे, कुछ टेक्निक्स थी जो हमें यहाँ पे डिस्कस करनी थी आज के सेशन में। अब अपने क्वेश्चन की तरफ आगे चलते हैं। अब जैसे कई बार ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं, बहुत आसान है। अब वो कह रहा है भाई x की वैल्यू -2 है, तो इस एक्सप्रेशन की क्या वैल्यू होगी? क्या करना है? कुछ नहीं करना, वैल्यू डाल दो x की वैल्यू -2। हाँ जी, x की वैल्यू -2 डाल दो। डाल देते हैं सर। -2 की वैल्यू जैसे ही आप डालोगे, ये बना -2 का क्यूब माइनस -2 का स्क्वायर माइनस -2 -1। बस इसमें क्या गलती हो सकती है? कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है, और कोई गलती नहीं हो सकती यहाँ पे। आप नोटिस करो, -2 का क्यूब होता है, ये -8 हो गया, और ये माइनस माइनस प्लस हुआ, बट फिर से बाहर माइनस है, तो -4 आ गया, माइनस माइनस ये प्लस हुआ, एंड आप इसको सॉल्व कर लो, -11 इसका आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस पर्टिकुलर केस। अगर ये चीजें आपने कर ली होंगी तो बहुत आराम से आप कर सकते हो। बस मैं एक बताना चाह रहा हूँ कि यार ऐसी गलतियां मत करो। कुछ बच्चे, मुझे पता है, ये माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ये गलतियां भी कर जाते हैं। तो ये चीजों को थोड़ा आपको यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है सर, आगे आ जाते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है यहाँ पे इस चैप्टर में। अब दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे नोटिस करें। यहाँ पर कह रहा है कि सर एक इंसान है, ठीक है, उसके पास सिर्फ ₹1 के नोट्स हैं, कॉइन्स हैं, एंड ₹2 के कॉइन्स हैं। अगर उसके पास टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स है 50, एंड आपका अमाउंट जो उसके पास है 75, तो टोटल ₹1 कॉइन कितने हैं एंड ₹2 कॉइन कितने हैं? देखो, बहुत सारे तरीके हैं इसको करने के। कुछ एक बच्चे इसको हिट एंड ट्रायल से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उससे भी कर सकते हो, आपके पास ऑप्शंस है, आप ऑप्शन से सॉल्व कर लो, वो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर क्योंकि हम आज क्वाड्रेटिक इक्वेशन टॉपिक पढ़ रहे हैं, लीनियर इक्वेशन टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो थोड़ा सा मैं आपको वो भी सिखाता हूँ, क्योंकि हर क्वेश्चन में हो सकता है आपके पास इतने आसानी से आप उसको ना निकाल पाओ। तो लीनियर इक्वेशंस को अप्लाई कैसे करना है वो थोड़ा हम सीख लेते हैं। बाकी हिट एंड ट्रायल और ऑप्शन से आप निकाल लोगे, मैं बता भी दूंगा, डोंट वरी। अब क्या एक चीज नोटिस कर रहे हो, उस लेट्स से मैं अज्यूम करता हूँ कि उसके पास एक्स नंबर ऑफ कॉइन्स है ₹1 वाले, एंड लेट्स से वाई नंबर ऑफ कॉइन्स है उसके पास ₹2 वाले। अब उसने हमें एक चीज बोल दी, क्या बोला है कि टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स है 50। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि x + y = 50 होता है? ये ₹1 वाले या ₹2 वाले? तो नंबर ऑफ कॉइन्स 50 थे, तो ₹1 और प्लस ₹2 वाले टोटल कॉइन 50 है, तो x + y मैंने 50 बोल दिया। ठीक है, ये इक्वेशन कैसे बनी कि टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स कितने थे। अब अगर मैं वैल्यू वाली इक्वेशन बनाने की कोशिश करूं, वो कैसे बनाऊंगा? मुझे एक बात बताओ, x नंबर ऑफ कॉइन्स है ₹1 वाले, एंड हर कॉइन की कीमत कितनी है? ₹1। तो टोटल वैल्यू कितनी होगी उन कॉइन्स की? आप बोलोगे सर एक्स कॉइन्स हैं, ₹1 हर की वैल्यू है, टोटल वैल्यू एक्स ही बनेगी। बहुत बढ़िया। पर जब मैं बात करता हूं ₹2 वाले कॉइन की, नंबर ऑफ कॉइन्स है वाई, टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स ₹2 वाले हैं, ₹2 वाले कॉइन की वैल्यू है 2, और नंबर ऑफ कॉइन्स है वाई। तो वैल्यू ऑफ ₹2 कॉइन कितनी हो जाएगी? 2y। एक कॉइन की वैल्यू ₹2 और टोटल कॉइन है वाई, तो टोटल वैल्यू इसकी हो जाएगी 2y। एंड इसी की वैल्यू कितनी है सर? 75। अब जैसे ही आपके पास दो इक्वेशन आई, दो वेरिएबल्स हैं, फटाफट आप सॉल्व नहीं कर पाओगे, माइनस कर दो। सेकंड वाले में से 1 माइनस कर दोगे तो y की वैल्यू तो आपकी आ गई 25, एंड सिमिलरली आप x की वैल्यू भी यहां से निकाल लोगे 25। कोई डाउट ही नहीं है, एंड इस तरह से आपका जो आंसर होगा वो ऑप्शन डी बन जाएगा। सर ऐसे नहीं करना था, कोई दिक्कत नहीं। आप एक काम करो ना, आप डायरेक्टली वैल्यू अज्यूम करके चल लो। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो आपने ऑप्शन ए अज्यूम किया, तो उस केस में आप नोटिस करो 50 तो ठीक है, नंबर ऑफ कॉइन्स 50 है, फिर वैल्यू कितनी आएगी? यहाँ से ₹15 एंड यहाँ से ₹70, 35 × 2, तो 85 बन रहा है, गलत है इसलिए। उसी तरह से यहाँ से चेक करने चाहो तो 30 कॉइन से ₹30 वैल्यू, एंड 20 से आपकी ₹40।
तो ये 70 आएगा इसका आंसर, सिर्फ ये भी गलत है, एंड इस तरह से ये भी गलत है, इसकी वैल्यू 65 आएगी। तो ऐसा भी आप ऑप्शन से भी कर सकते हो, बट मैं थोड़ा आपको एक्सप्लेन करना चाहता था कि कैसे आप जहां पर कभी और जहां पर शायद ऑप्शन इतना आसानी से आप ना कर पाओ, वहां पर आप ऐसे इक्वेशंस के माध्यम से अपने आंसर तक पहुंच सकते हो। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, ये आप सबके लिए आज का होमवर्क रहेगा। आप पढ़िएगा इस क्वेश्चन को, एंड नीचे मुझे आप लोग कमेंट करके इसका आंसर ज़रूर बताइएगा कि आपका आंसर क्या है, क्योंकि देखो मैं चाहता हूं कि आप भी अपने एंड पे थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करते चलो, एंड अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पे इसका आंसर मिल जाएगा। क्लियर? ठीक है, एक सेकेंड। हाँ, हाँ जी, ये क्वेश्चन पे आते हैं। जैसे यहाँ पे पूछा गया कि x की वैल्यू लेट से 1 + √2 है, तो उस केस में यहाँ पर इस पर्टिकुलर पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या आएगी। अब देखो, कई बार यूपीएससी क्वेश्चन आपको ना थोड़ा टाइम वेस्ट करवाने के लिए भी देता है, तो थोड़ा-सा ना कई बार क्वेश्चन अगर मान लो आप थोड़ा ढंग से आप नहीं स्टार्ट कर पाए, तो कई बार ये बहुत लंबा क्वेश्चन बन सकता है कि आप कैलकुलेशन में कई बार बच्चे उलझ जाते हैं इस क्वेश्चंस के अंदर। तो थोड़ा-सा अगर आपको ऐसा लगेगा कि कहीं कैलकुलेशन में तो नहीं उलझ जाऊँगा, तो थोड़ा-सा इसको बाद में कर सकते हो। हालाँकि अगर आपने स्टार्ट ढंग से कर लिया तो फटाफट किया जा सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप नोटिस करो ना, ये पूरा एक्सप्रेशन था। क्या इस पूरे एक्सप्रेशन में इसमें x स्क्वायर बाहर नहीं लेके आ सकता? आप बोलोगे हाँ सर ले आओ। तो अंदर क्या बनेगा? अंदर बनेगा x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, राइट? एंड जो क्या होता है सर? जो आपका x माइनस 2 का होल स्क्वायर होता है, ये आप जानते होंगे। तो एक्चुअल में ना ये इतना बड़ा सा एक्सप्रेशन दिख रहा था, ये आपका एक्सप्रेशन कुछ ऐसे बन गया, x माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब आप यहाँ पे x की वैल्यू डालने की कोशिश करो। अगर यहाँ पे डालोगे ना, तो आप पावर 4, पावर क्यूब, पावर स्क्वायर में कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि वैल्यू भी आपकी ऐसी है 1 + √2। डू यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट? अब यहाँ पे इसको आप लगा सकते हो। ये बना आपका 1 + √2 का होल स्क्वायर, एंड यहाँ पर जब आप 1 + √2 डालोगे, वो बन जाएगा आपका -1 -√2 का होल स्क्वायर, राइट? यही बनेगा। एक सेकेंड, ये बन जाएगा आपकी x की वैल्यू डालो 1 + √2 -2, दरअसल में ये बन जाएगा √2 -1 का होल स्क्वायर। हाँ, ये बनेगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे नोटिस करो, ये पहले वाली चीज क्या है? √2 + 1 का होल स्क्वायर, ये है आपका √2 - 1 का होल स्क्वायर। अब इसको जब आप सॉल्व करने की कोशिश करोगे, आप एक चीज रियलाइज करोगे, ये क्या है? एक तरह से a + b, ये है आपका a - b। हालांकि स्क्वायर है उसके ऊपर, वो स्क्वायर को हम साइड में ले लेते हैं। लेट्स से आप इसको ऐसे 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 सॉल्व कर सकते हो। लेट्स से ये कुछ ऐसा बन गया, √2 + 1 इंटू √2 - 1, इस वाले का पूरे का होल स्क्वायर, ऐसा कुछ बन गया, राइट? अब ये क्या बना? a + b इंटू a - b, वो बन जाएगा आपका, अंदर क्या बन जाएगा? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये सॉल्व कर लो, 2 का स्क्वायर मतलब √2 का स्क्वायर 2, -1 का स्क्वायर 1, तो 2 - 1 1 बना, 1 का स्क्वायर आपका 1 बन गया। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आएगा। क्यों करवाना था सर ये क्वेश्चन? सिर्फ इसीलिए कि कई बार ना हम यहाँ पे वैल्यू डालने की कोशिश कर सकते हैं, उससे ये क्वेश्चन 3-4 मिनट भी ले सकता है अगर आप कैलकुलेशन में उलझ जाओ, क्योंकि 1 + √2 की पावर आप 4 करने जाओगे, तो ऑन एंड सो फोर्थ करते रहोगे, 3-4 मिनट लग जाएंगे। बट जैसे ही आपने x स्क्वायर को बाहर कॉमन लिया ना, तो कंपैरेटिवली उस क्वेश्चन को सॉल्व करना हमारे लिए आसान बन गया था। आई होप दैट इज क्लियर टू एवरीवन। ठीक है, कुछ एक क्वेश्चन हम और ट्राई कर लेते हैं। जैसे अब देखो, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप लोग ट्राई करना, काफी आसान क्वेश्चन है, तो ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। इसका आंसर आप मुझे नीचे कमेंट्स में डेफिनेटली आप लोग बता सकते हो। और क्वेश्चंस करते हैं। जैसे हाँ, ये क्वेश्चन ट्राई करते हैं। कई बार ना ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं कि मान लो एक एक्सप्रेशन है हमारे सामने, कह रहा है कि इसको मैंने डिवाइड किया इसके साथ, तो मेरे पास रिमाइंडर इतना आया। तो ऐसे क्वेश्चन को क्या करने का तरीका क्या है? बहुत ही आसान है। आप डिवीजन करना जानते हो? हाँ बिल्कुल सर। तो क्या आप क्या करोगे? आप सर ऐसे करते हैं ना डिवीजन? हाँ जी सर। तो वैल्यू लिखो, किसको डिवाइड करना है? इसको करना है सर, x³ माइनस 2x² प्लस px - q। इसको डिवाइड करना है, किससे डिवाइड करना है? इसके साथ, x² माइनस 2x - 3 के साथ। ठीक है, कैसे डिवाइड कैसे करते हो? आप बोलोगे सर डिवाइड करने का तरीका तो बहुत सिंपल है, ये x² है, इसको हमें इसके इक्विवेलेंट बनाना होगा। तो कैसे करेंगे? x से मल्टीप्लाई करके। तो जैसे आप x से मल्टीप्लाई करोगे, ये x² बन जाएगा आपका x³, इसके इक्विवेलेंट हो गया। फिर अगली टर्म क्या है? -2x, -2x को x से मल्टीप्लाई करोगे, वो बनेगा -2x²। और फिर अगली टर्म क्या है? -3, -3 को x से मल्टीप्लाई करोगे, ये बनेगा -3x।
फिर आगे क्या करते होते हैं, आगे सर साइन चेंज, ये प्लस वाला माइनस बन जाएगा, कट गया, ये माइनस वाला प्लस बन जाएगा, ये कट गया, ये माइनस वाला प्लस बन जाएगा। तो इन दी एंड जो रिमाइंडर होगा ना, वो हमारे पास क्या होगा, वो होगा p+3 इंटू एक्स, एंड साथ ही साथ आपका जो वैल्यू जो आपके सामने आएगी वो आपके सामने -q आ जाएगी। आप पूछेंगे सर इसको क्यों नहीं आपने साइन चेंज किया, क्योंकि जो देखो चीजें यहाँ पे आती है ना उसका साइन चेंज होता है, इसका थोड़ी साइन चेंज होगा, ये तो ऐसे ही रहेगा p+3x-q। ये आ गया मेरा रिमाइंडर, ठीक है। अब एक चीज नोटिस करना, यहाँ पर इसने हमें रिमाइंडर दे रहा है, सर रिमाइंडर है x-6, पर हमारा रिमाइंडर तो ये आया है, तो हमें पता क्या करना है, ये जो वैल्यू दे रखी है x-6, इसको कंपेयर करना है p+3x-q के साथ। तो कर लो कंपेयर। अब x वाली टर्म्स को x के साथ कंपेयर करोगे, यहां पर वैल्यू कितनी है p+3, वहां पर x के साथ क्या है, आपका x के साथ वहां पे 1 है, तो p+3 की वैल्यू आपकी 1 आ जाएगी, p+3 की वैल्यू 1 आई, तो p की वैल्यू आपकी आ गई -2। एंड सिमिलरली यहां पर आपको कंपेयर करना है -6 को किसके साथ, -q के साथ, तो q की वैल्यू आ जाएगी आपके सामने 6 आ जाएगी। तो इस तरह से आपका आंसर क्या आएगा, -2,6। यहाँ पे आपका जो ऑप्शन सी होगा ना, वो बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। थोड़ी बहुत भी ऊपर नीचे आपने गड़बड़ कर दी एंड अकॉर्डिंगली आपका सवाल वहीं पे गलत हो जाएगा, राइट। यहाँ तक सबको सारी चीजें क्लियर है, ठीक है सर, ठीक है, गुड गुड। आगे आते हैं, आगे आते हैं देखो इस क्वेश्चन की तरफ। अब देखो फिर से वही चीज है, यहाँ पर एक बड़ा सा क्वेश्चन आपके सामने गिवन है, इसको करने के भी दो तरीके हैं। पहला तरीका जो मैं नॉर्मली बोलूंगा आपको करने का, वो है कि आप ऑप्शंस के थ्रू जाओ, क्योंकि ऑप्शंस के थ्रू करना इसको कंपैरेटिवली आसान है। पर क्योंकि मैं समझाना चाहता हूँ कि कैसे ये चीज़ बनती है, तो थोड़ा सा मैं आपको समझा भी देता हूँ कि कैसे आप इक्वेशन कैसे बना के सॉल्व कर सकते हो, पर वो थोड़ा सा लंबा तरीका है। ऑप्शन से जाओगे थोड़ा सा आसान हो जाएगा, पर मैं करवा दोनों ही दूंगा ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए समझने के अंदर, कॉन्सेप्ट समझना ज़्यादा जरूरी है। यहाँ पर देखो क्या कह रहा है कि 4 लोग हैं ABCD, और ए के पास कुछ क्वाइंस हैं, चलो ठीक है। फिर वो कह रहा है कि ए ने पता क्या किया, ए ने आपके आधे कॉइन्स बी को दे दिए और 4 और कॉइन्स दे दिए। बी ने क्या किया, बी ने अपने आधे कॉइन सी को दे दिए एंड उसके अलावा 4 और कॉइन्स दे दिए। सिमिलरली सी ने क्या किया, सी ने फिर आगे आधे कॉइन्स अपने में से और दे दिए डी को और 4 कॉइन्स और दे दिए। बट इन दी एंड पता क्या कह रहा है, इन दी एंड कह रहा है कि बी और डी के ना जो कॉइन्स थे वो बिल्कुल बराबर हो गए। तो पूछ रहा है कि स्टार्टिंग में ए के पास कितने कॉइन्स थे। अब यहाँ पर करने का तरीका तो ये है कि आप स्टार्ट करो, पहले मैं आपके इक्वेशन के माध्यम से स्टार्ट कर रहा हूँ। लेट्स से ए के पास लेट्स से कॉइन्स थे पहले एक्स, ठीक है। अब अगर ए ने क्या किया, आप बोलोगे सर ए ने आधे कॉइन्स ना बी को दे दिए और 4 और दे दिए थे साथ में, तो बी के पास आज के समय कितने कॉइन्स हो गए, कितने कॉइन्स हो गए, x/2 + 4। पर यहां पे आप नोटिस करो, ए के भी तो कॉइन कम हो गए होंगे, ए के पास पहले एक्स थे, अब एक्स में से इतने तो इसने बी को दे दिए, तो एक्स के पास बचे कितने, आप बोलोगे सर इतने कॉइन्स बच गए ए के पास, सही बात है। अब बी आगे क्या कर रहा है, बी आगे कर रहा है कि सी को कॉइन्स दे रहा है, कितने कॉइन्स दे रहा है, उसके पास जितने कॉइन्स थे उसका आधा, और साथ ही साथ उसने क्या किया, 4 और कॉइन्स दे दिए। अब जितने कॉइन्स बी ने सी को दिए वो बी से कम हो गए होंगे, तो आपको वो वैल्यू यहाँ पे लिखनी पड़ेगी। फिर ये जो कॉइन्स आएंगे इसमें से आधे सी डी को देगा, उसमें 4 कॉइन और देगा, फिर जो डी की वैल्यू आएगी उसको आपको बी के इक्वल करना पड़ेगा, क्योंकि उस केस में क्या होगा, बी एंड डी के पास सेम नंबर ऑफ कॉइन्स हो जाएंगे। फिर वहां से आप एक्स की वैल्यू निकाल सकते हो बड़े आराम से, बड़े आराम से तो नहीं, थोड़ा लंबा बन जाएगा, लंबी सी कैलकुलेशन, क्योंकि आगे जो डी की वैल्यू आएगी ना, वहां पर इसका फिर से आपको आधा करना पड़ेगा, उसमें 4 जोड़ने पड़ेंगे, तो काफी लंबी सी इक्वेशन बन जाएगी। करने को कर सकते हो, आंसर आता है, मैंने किया अभी थोड़ी देर पहले, मैं कर रहा था एक बार ट्राई, तो आंसर आता है बट इट टेक्स टाइम। तो उससे बढ़िया तरीका पता क्या है, आप ऑप्शंस के थ्रू ही चलो। कैसे चलेंगे सर ऑप्शंस के थ्रू, आप कोई भी एक एग्जांपल ले लो, जिसमें आपको बताता हूँ इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी है, मैं आपको समझाता हूँ कैसे हम अप्लाई करेंगे, तो आंसर के बाद मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, समझना। जैसे लेट्स से ए के पास लेट्स से 72 कॉइन्स है, बहुत बढ़िया। अब क्या कह रहा है, ए ने पता क्या किया, ए ने अपने जितने भी कॉइन्स थे उनमें से आधे बी को दे दिए। अगर एक बार 72 थे तो कितने देगा, सर इसके आधे यानी कि 36 दे देगा, और 4 साथ में और दिए, लिखा है ना, +4 मोर बसाइड, तो 4 और दे दिए।
तो यानी कि बी के पास अब कॉइन कितने होंगे 40। अगर 72 में से ए ने 40 बी को दे दिए तो ए के पास कितने रह गए होंगे? आप बोलोगे सर ए के पास अब 32 रह गए बस। ठीक है, अब बी पता क्या करता है, बी आगे कॉइन सी को दे देता है, कितने? जितने उसके पास थे उसका आधा, यानी कि 40 का 20 दे दिया इसमें से और 4 और दे दिया, तो सी के पास कॉइन हो गए सर 24। सी के पास 24 कॉइन आ गए हैं, तो बी के पास कितने रह गए सर? बी के पास रह गए 16। उसी तरह से अगर मैं बात करूं फिर डी के पास क्या आएगा? डी के पास जो सी के पास थे ना 24, उसका आधा यानी कि 12 और 4 साथ में और, तो ये रहा आपका 16। अब हुआ क्या, इस वाले ऑप्शन के अंदर जितने कॉइन्स बी के थे जितने डी के थे वो इक्वल हो चुके हैं, तो यानी कि हमने जो अज्यूम किया था वो बिल्कुल सही अज्यूम किया था, तो इस वजह से इसका आंसर 72 हो जाएगा। आप ऐसा स्टार्ट कर सकते हो, 96 से स्टार्ट करो, वहां पर आप नोटिस करना बी और डी के कॉइन अलग अलग आएंगे, और क्योंकि ये कंडीशन ट्रू नहीं होगी तो हम कहेंगे कि यार ये भी ठीक नहीं है, ये भी ठीक नहीं है, पर जैसे आप 72 अज्यूम करोगे आपका सही आंसर इस तरह से बन जाएगा। तो ये तरीका है जब आप ऑप्शंस के थ्रू कर सकते हो, वरना वो लंबी सी इक्वेशन बनेगी, लंबा सा इक्वेशन है, उसको सॉल्व करोगे, टाइम वेस्ट करोगे, थोड़ा सा ना दिक्कत हो जाएगी। इसलिए ऑप्शंस के साथ जाना थोड़ा सा कंपैरेटिवली आसान है इस केस के अंदर। हालांकि इसमें भी क्योंकि मल्टीपल ऑप्शंस चेक करने हैं तो उतना आसान तो नहीं है, बट उस वाले तरीके से पक्का आसान है। क्लियर हुई ये बात? कुछ एक दो क्वेश्चन और ट्राई कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये, अब ये है तो टाइम स्पीड डिस्टेंस का क्वेश्चन, बट मैं आपको इक्वेशन फॉर्म करना सिखाना चाहता था। टाइम स्पीड डिस्टेंस हमने ऑलरेडी डिस्कस भी किया हुआ है एक और चैप्टर के अंदर, मतलब अलग से एक टॉपिक है टाइम स्पीड डिस्टेंस, पर ठीक है इसको मैं समझाता हूँ फिर भी। यहाँ पे देखो क्या कह रहा है कि एक पर्सन था, उसने 50 किलोमीटर 8 घंटे के अंदर ट्रेवल किया। क्या करता है, कुछ एक हिस्सा वो 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से रन कर रहा है, मतलब चल रहा है, एंड बाकी का जो हिस्सा था वो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कर रहा है। तो टोटल मतलब डिस्टेंस उसने फुट के ऊपर कितना ट्रेवल किया? देखो हुआ पता क्या, उसने ना 8 घंटे ट्रेवल किया। अब इस 8 घंटे में से कुछ उसने फुट पे ट्रेवल किया होगा, लेट्स से वो एक्स नंबर ऑफ आवर्स वो फुट पे ट्रेवल कर रहा है। तो मुझे बताओ बाईसाइकिल पे कितना ट्रेवल करेगा? आप बोलोगे सर 8 माइनस एक्स। अगर कुछ एक्स घंटे उसने ऑन फुट ट्रेवल कर लिया तो बाकी के 8 माइनस एक्स कैसे ट्रेवल करेगा? वो आपके बाईसाइकिल के ऊपर। एंड इसी चीज को हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं कि आप जानते हो डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस होता है सर स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस कितना है टोटल हमारा? डिस्टेंस सर 50। स्पीड, स्पीड कब? आपकी फुट के ऊपर। फुट के ऊपर स्पीड है 4। कितना टाइम ट्रेवल किया उसने? एक्स। ठीक है, इसके साथ ही साथ और क्या किया उसने? उसने आपका, उसकी स्पीड बाईसाइकिल के ऊपर थी 10, एंड कितना टाइम ट्रेवल किया वो था आपका 8 माइनस एक्स। तो क्या यहाँ से x की वैल्यू नहीं आ जाएगी? बिल्कुल आ जाएगी। ये बना 50, ये बना 4x, ये 80 माइनस आपका 10x, तो ये बन जाएगा 6x इक्वल टू 30। तो x की वैल्यू आपकी आ जाएगी 5। तो यानी कि ना 5 घंटे उसने ट्रेवल किए फुट के ऊपर, और 3 घंटे उसने ट्रेवल किए बाईसाइकिल के ऊपर। अब हमसे उसने पूछा क्या है? हमसे उसने पूछा है सर फुट के ऊपर कितना ट्रेवल किया, डिस्टेंस पूछा हुआ है, डिस्टेंस। तो टाइम इतना था और स्पीड कितनी थी फुट के ऊपर? स्पीड थी आपकी 4 किलोमीटर पर आवर, तो इसका आंसर आ जाएगा 20 किलोमीटर। तो इस तरह से आप ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। आई वॉज ओनली ट्राइंग टू हेल्प यू कि कैसे आप यहाँ पर इक्वेशन फॉर्म कर सकते हो, एंड अगर वो फॉर्म हो जाएगी तो आपका आंसर अपने आप यहाँ पे निकल जाएगा। क्लैरिटी हुई? ठीक है, ठीक है। दो क्वेश्चन और कर लेते हैं ट्राई, ठीक है, फिर रैप अप कर लेंगे आज के सेशन को। जैसे इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, यहाँ पर पूछा हुआ है कि दो इक्वेशंस हैं हमारे सामने एंड इनका सोल्यूशन क्या होगा। देखो वैसे तो मैंने आपको ना सर्ज एंड इंडिसेस एक टॉपिक करवाया हुआ है, प्लेलिस्ट के अंदर आप चेक भी कर सकते हो। उसके अंदर मैंने आपको ना ये पावर -1 वाले क्वेश्चन करने सिखाए थे। एक्चुअल में क्या होता है ना, जब आपको कोई ऐसे बोलता है कि x प्लस वाई की पावर -1 इसकी वैल्यू 2 है ना, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो 1/x+y इज इक्वल टू 2। समझे? जब पावर -1 ऐसे होती है ना तो उसको उल्टा कर दो तो आपकी पावर पॉजिटिव में चली जाती है। तो यानी कि आपके पास एक इक्वेशन ये है और दूसरी इक्वेशन ये है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 0.9। अब चाहो तो इसको सॉल्व कर लो, इसको थोड़ा वैसे करके x प्लस वाई आपका हाफ बन जाएगा। अब दो इक्वेशन आ गई हैं, ये पहली इक्वेशन और ये आपकी दूसरी इक्वेशन। इनको आप ऐड कर दो, ऐड कर दोगे तो क्या होगा, ये बन जाएगा आपका 2x इज इक्वल टू 0.5 ये होता है, 1.9 ये होता है, 2x की वैल्यू 1.4 बनी, x की वैल्यू आपकी आ गई, कुछ तो गड़बड़ होगी है, एक सेकेंड, x प्लस वाई आपका
ठीक है, एक्चुअली यहाँ पे ना 11 भी है, हाँ, यहाँ पे 11 भी है, मैंने मिस कर दिया यहाँ पे। तो x प्लस वाई की वैल्यू यहाँ पे आपकी आ जाएगी, हाँ, 2/11 आएगी, राइट। 1/x प्लस वाई इज इक्वल टू, यहाँ पे इसको ठीक कर लेते हैं, ये बना 11, ये भी आपका 11, 11/x प्लस वाई इक्वल टू 2 था, तो x प्लस वाई आपका ये बन जाएगा 11/2। ठीक है, अब सही है, ये बना 11/2। अब आप इनको ऐड कर दोगे तो ये बन जाएगा आपका 2x, 2x की वैल्यू आपकी आ जाएगी 11/2 प्लस 9/10, ये आपका बन जाएगा 5/10, ये बन जाएगा आपका 55 प्लस 9, ये बन जाएगा 64। तो यानी कि x की वैल्यू आपकी आ जाएगी 3.2, और x की वैल्यू जैसे आप 3.2 डालोगे तो y की वैल्यू कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ से 2.3 बन जाएगी, तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट बन जाएगा। तो बताना मुझे इतना था कि जब ऐसे पावर -1 होती है ना, तो आप उसको उल्टा ले लिया करो। जैसे 11 इंटू एक्स प्लस वाई की पावर -1 था, तो ये बन जाएगा 11 डिवाइड बाई एक्स प्लस वाई, एंड उस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व अच्छे से कर पाओगे। क्लियर हुई बात? ठीक है, आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है वो 2013 में यूपीएससी ने हमसे पूछा था। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि कलेक्शन है कॉइन्स का, वहां पर पता क्या है कि एक गोल्ड कॉइन है फॉर एवरी 3 नॉन गोल्ड कॉइन्स। क्या मतलब इस चीज का कि अगर मान लो आपके पास 3 नॉन गोल्ड कॉइन्स है ना, तो आपके पास उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक गोल्ड कॉइन है। सिंपल कहने का अर्थ पता क्या है कि लेट्स से अगर आपके पास गोल्ड कॉइन एक्स है ना, तो आपके पास नॉन गोल्ड कॉइन कितने होंगे? आप उसके बहुत आराम से बोल दोगे सर वो 3x होंगे। कैसे? फॉर एवरी गोल्ड कॉइन देयर आर 3 नॉन गोल्ड कॉइन्स। तो अगर गोल्ड कॉइन x है आपके पास, तो नॉन गोल्ड कॉइन आज के समय आपके पास 3x है। कई बार बच्चे इसी में कंफ्यूज होते हैं इस लाइन को लिखने के लिए। अरे इंग्लिश में साफ साफ लिखा है देयर इज 1 गोल्ड कॉइन फॉर एवरी 3 नॉन गोल्ड कॉइन। तो हर 3 नॉन गोल्ड कॉइन, लेट्स से वो 3x है, तो गोल्ड कॉइन आपके x बन जाएंगे। कोई डाउट यहाँ पे होना नहीं चाहिए कि ये क्वेश्चन समझो। एक गोल्ड कॉइन के ऊपर 3 नॉन गोल्ड कॉइन है, तो अगर गोल्ड कॉइन x है तो नॉन गोल्ड कॉइन कितने हुए? 3x हो गए। चलो सर ये बात तो ठीक है। आगे क्या लिखा है? आगे लिखा है कि 10 मोर गोल्ड कॉइन्स आर एडेड। पहले गोल्ड कॉइन कितने थे? x। अब हमने क्या कर दिया, उसमें 10 और जोड़ दिए। ठीक है, जोड़ दिए सर x प्लस 10। जब हमने ये जोड़ दिए ना, तो क्या हुआ? रेशियो ऑफ गोल्ड टू नॉन गोल्ड कॉइन विल बी 1/2। अब देखो उसने ये नहीं बोला कि नॉन गोल्ड में जोड़ दिए, सिर्फ गोल्ड में 10 कॉइन जोड़े थे, नॉन गोल्ड का कोई नहीं जिक्र किया। ठीक है, तो नॉन गोल्ड कितने रहेंगे? अरे नॉन गोल्ड जब जोड़ा ही नहीं, तो पहले भी 3x थे, अभी भी 3x ही होंगे, पर गोल्ड कॉइन 10 जुड़ गए तो बन गया x प्लस 10। तो उसने उसकी रेशियो दे दी, गोल्ड कॉइन x प्लस 10 है, नॉन गोल्ड कॉइन आपके 3x है, इनकी रेशियो क्या है आपकी? 1/2। तो हमसे बस वही पूछा हुआ है, तो सॉल्व कर लेते हैं इसको। सॉल्व करो इसको। 2x प्लस 20 इक्वल टू 3x, तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 20। तो क्या 20 आंसर होगा? अरे नहीं, रुको पहले देखो सही पूछा क्या है। क्या पूछा हुआ है उसने? उसने पूछा है टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स इन द कलेक्शन नाउ। नाउ मतलब वो 10 कॉइन ऐड करने के बाद। तो यानी कि ना अब पता क्या होगा, गोल्ड कॉइन कितने हो जाएंगे? आप बोलोगे सर 20 तो पहले ही थे, 20 तो पहले ही थे, उसमें 10 हमने और नए जोड़ लिए थे, तो गोल्ड कॉइन आपके जो पहले 20 थे वो अब हो चुके हैं 30। और नॉन गोल्ड कॉइन कितने हैं? ये तो हमेशा 3x ही रहे हैं, तो ये हो गया आपका 3 इंटू 20, ये हो गया आपका 60। तो टोटल आपके कॉइन्स कितने हैं? 30 प्लस 60, वो बन गया आपका 90। मैंने बहुत बच्चों को एक गलती करके देखा हुआ है, वो पता क्या है? वो यहाँ पर ना 10 ऐड नहीं करते। आप में से भी हो सकता है कुछ लोगों ने गलती करी हो। एक्चुअली आप ध्यान से पढ़ो ना, उसने क्या लिखा हुआ है, अब कितने बन गए हैं गोल्ड टोटल कॉइन्स, ये पूछा हुआ है। तो x की वैल्यू थोड़ी यहाँ पे चलेगी, x प्लस 10 चाहिए होगा, क्योंकि 10 गोल्ड कॉइन्स ऐड करने के बाद वो वैल्यू आपसे पूछ रहा है कि अब टोटल कॉइन्स कितने हुए। तो जो लोगों ने 80 मार्क किया होगा ना, उनका आंसर गलत है, क्योंकि यहाँ पर उसने पूछा है इन द कलेक्शन नाउ। तो बहुत ही ध्यान से पढ़ा करो कि क्वेश्चन में क्या पूछा क्या गया है। क्या वो पूछ रहा है कि पहले कितने कॉइन्स थे? पहले पूछा होता तो 80 थे, पर ऐड करने के बाद कितने कॉइन्स बन गए? सर वो 10 और ऐड हो चुके हैं, तो यानी कि जो 80 था ना, वो 80 ना होके अब वो 90 आंसर होगा। ठीक है, तो एक्चुअल में पता क्या क्या करो, जो भी आपके सामने ऐसे कुछ क्वेश्चन आते हैं, एंड जब भी आप कुछ ना कुछ ऐसी सिली मिस्टेक करते हो ना, तो उसको कहीं पे नोट कर लिया करो, या दिमाग में एटलीस्ट अपने निकाल लिया करो कि यार मैं कहाँ कहाँ पे गड़बड़ करता हूँ। काफी सारे, अभी जैसे ना लास्ट वीक ही अभी यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम हुआ,
तो बहुत बच्चों ने अच्छा किया, बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे नोट्स में से थे, नो डाउट अबाउट इट, ऑलमोस्ट सभी ही हमारे हमने डिस्कस किए हुए थे। पर कुछ बच्चों ने मुझे ये भी मैसेज किया कि सर कुछ ना सिली मिस्टेक्स हो गई। और वो सिली मिस्टेक्स कुछ नहीं होती, कुछ ऐसी ही सिली मिस्टेक्स होती हैं। एक हम लोगों ने ना टॉपिक डिस्कस किया था ट्रेलिंग ज़ीरो के ऊपर। वहाँ मैंने ना 3 क्वेश्चन्स आपको कराए थे कि 25 के बाद 25 के रिगार्डिंग कैसे उसको सॉल्व करना है, एंड एग्ज़ैक्ट सेम क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछ लिया। भाई तब भी कुछ बच्चे गलत करके आ गए, जबकि मैंने 3 क्वेश्चन स्पेसिफिकली इसीलिए करवाए थे, एंड वहाँ पर भी ये चीज़ बोली थी कि ऐसी गलती आप लोग मत करना, पर फिर भी कुछ बच्चे गलती कर आए। क्या मतलब है इस चीज़ का? इस चीज़ का मतलब बहुत ही सिंपल सा है कि भाई आप अपनी गलतियों से सीख नहीं रहे हो। समझो, मैंने आपको कई बार बोला है, जितनी गलतियाँ करनी है यहाँ पे कर लो, कोई रोक नहीं रहा आपको। पर ध्यान रखो इन गलतियों से सीखो भी तो। अगर यहाँ पर भी गलती कर रहे हो, फिर रियल एग्ज़ाम में जाके गलती कर रहे हो, तो गलती करने का पॉइंट ही क्या रहा? गलती करने का पॉइंट सिंपली ये होता है कि आप उस गलती से सीखते हो। क्यों करवा रहे हैं आपसे टाइम मैनेजमेंट? क्यों मैं आपको मैं बोलता हूँ कि यार क्वेश्चन प्रैक्टिस करो? क्यों मैं आपको होमवर्क देता हूँ? क्यों मैं बोलता हूँ मॉक टेस्ट लगाओ? कोई ना कोई पर्पस तो है ना उसका। उसका पर्पस यही है कि आप अपनी गलतियाँ जल्दी-जल्दी करोगे, उन जल्दी-जल्दी गलतियों से आप जल्दी-जल्दी सीखोगे, एंड जब फिर रियल एग्ज़ाम आएगा तो उनमें गलती नहीं होगी। पर अगर वो प्रोसेस ही आप फॉलो नहीं कर पा रहे, तो फिर गलतियाँ करते रहो। जब सीखना ही नहीं है तो फिर पॉइंट ही क्या है? ठीक है? इसलिए मैं कहता हूँ जो भी होमवर्क मिल रहा है उसको किया करो, अपनी गलतियों का मेंटल नोट बनाओ, उन गलतियों को रिपीट मत करो। आई थिंक अगर ये चीज़ें आप कर लोगे तो आप खुद रियलाइज़ करोगे कि आपका सीसेट काफ़ी अच्छे से आप अच्छा परफ़ॉर्म करोगे उस चीज़ के। ठीक है दोस्तों? बाकी जैसा मैं कह ही रहा था, आपको जो पीडीएफ होगी इस पर्टिकुलर सेशन की आज के, वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, राइट? यहाँ पर आपको ये टेलीग्राम चैनल के ऊपर इस पर्टिकुलर लेक्चर की आपको पीडीएफ मिल जाएगी। इस पीडीएफ के अंदर आपके जो फ़ॉर्मूलाज़ वगैरह थे, वो भी मैंने इंसर्ट कर दिए हुए हैं। तो एक बार प्लीज़ अपने एंड पे उनको भी आप डेफ़िनिटली रिवाइज़ कर लेना। ये वाले जो आपके फ़ॉर्मूलाज़ थे, इनको आप एक बार डेफ़िनिटली अपने एंड पे आप गो थ्रू कर सकते हो। राइट? तो ये था हमारा छोटा-सा टॉपिक लीनियर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का। आई होप जो कॉन्सेप्ट्स थे, चाहे वो डिग्री या बाकी और चीज़ों के थे, ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपको काफ़ी अच्छे से समझ आए होंगे। इसी तरह से आप भी अपने एंड पे हार्ड वर्क करते रहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन। ऑल द वेरी बेस्ट।